हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है वो विकल्पी का वो प्रश्न करेंगे जो भौतिक विज्ञान से रहेगा। और भौतिक विज्ञान का जो प्रथम पार्ट जो स्टार्ट होता है प्रकाश, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, वहां से यानी कि क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो जैसा कि अब बायोलॉजी से बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराया गया, जीव विज्ञान से, और उसके बाद रसायन विज्ञान से कराया गया। इसके बाद से यानी भौतिक विज्ञान से भी कुछ प्रश्न हम लोग करें। तो एक एक पार्ट ऐसे करके एक एक पार्टों से यानी कि पार्ट वाइज जो है हम लोग क्रम से जो है क्वेश्चन को अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद से मिक्स क्वेश्चन आपको मैं पहले बता चुका हूं। मिक्स क्वेश्चन यानी कि 20 प्रश्नों का, यानी कि सबको समाहित कर सभी पाठों को, उन क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही जल्द करेंगे। जब ये वाला बहुत हमारा यानी कि 10 से 15 दिन में इसको हम लोग समाप्त कर देंगे, तो उसके बाद हम लोग 2020 क्वेश्चन यानी कि जो आपका 2020 है उन 20 क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ये तो आप सीख रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, जिन बच्चों को पता है उनका रिवीजन भी हो रहा है। तो चलिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको लिखा है। ये दोनों प्रश्न यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप कई बार देखे भी होंगे। इसका आंसर आप बताएं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ये ऊपर वाला प्रश्न है। नीचे वाला प्रश्न दिया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। जो भी यहाँ पे वीडियो में जो भी प्रश्न दिया जाता है वो बिना पूछा हुआ प्रश्न नहीं दिया जाता है। वो सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में क्या होते हैं, पूछे हुए प्रश्न होते हैं। तो इसका आंसर बताएं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, यानी कि समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन कितना होता है। तो इसका आप आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 1। आवर्धन क्या होता है? 1 होता है। क्यों 1 होता है इसका भी रीजन समझे। क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। बात को समझे, यानी कि u और v क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। जितना प्रतिबिंब की दूरी होती है उतना ही क्या होती है, वस्तु की भी दूरी होती है। और आपको पता है कि आवर्धन जो होता है यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी का क्या होता है, अनुपात होता है। तो दोनों का अनुपात यानी कि लेंगे तो उसका अनुपात क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए आवर्धन क्या हो जाएगा, 1 होता है। इस बात को समझें, याद रख लें कि समतल दर्पण में अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण पे, तो यानी कि उसका आवर्धन जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 1 से कम, 1 से अधिक और अनंत नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नीचे वाला यहां पे देख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के लिए नियम सदैव सत्य होते हैं। कौन से नियम है? कह रहा है केवल अवतल दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, आपको पता होगा प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश जब किसी समतल और चिकने सतह से टकराती है तो उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। जिस मार्ग में आती है उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। आप पढ़े होंगे, बीच में हम लोग क्या लेते हैं, अविलंब लेते हैं जो लंबवत होता है। और यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, आई और आर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को आप जानते हैं। तो ये जो है परावर्तन हो रहा है, ये परावर्तन ये किसके लिए सत्य है, किन नियमों के लिए सत्य है? लिखा है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो किसके लिए सत्य है? कह रहा है केवल अवतल दर्पण के लिए। यानी कि अवतल दर्पण आपका कैसे होता है, ऐसे होता है अवतल दर्पण। तो केवल कह रहा है अवतल दर्पण में ही प्रकाश का जो है परावर्तन होता है। ये तो बात सही है, अवतल दर्पण में भी प्रकाश का यानी कि परावर्तन होता है। फिर कह रहा है केवल उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण यानी कि आपका कैसे होता है, ऐसे होता है उत्तल दर्पण, ऐसे होता है ना। तो उत्तल दर्पण में भी तो प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ऐसे वहां पर भी प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। फिर बोला है आपका केवल समतल दर्पण के लिए। तो समतल दर्पण जो आपका होता है बिल्कुल प्लेन समतल दर्पण, उसमें भी प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो तीनों के लिए हो रहा है, तीनों में प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये लिखा है ये सभी, तो यही तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि तीनों दर्पणों में, समतल हो, अवतल हो या उत्तल हो, तीनों दर्पण के लिए यानी कि परावर्तन का नियम क्या होता है, सत्य होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा आपका डी, ये सभी। क्या रहेगा आपका, ये सभी, ये सभी जो है आपका क्या है, सत्य है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और याद रखें। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका जो बोर्ड पे दिख रहा है बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी देखें। इन प्रश्नों में क्या कह रहा है, लिखा है दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको बताएं आपका कौन सा संबंध हो सकता है। ये 4 संबंध दिया गया, इन चारों संबंधों में इसमें से कौन सा संबंध सही है
दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या है। तो पहले हम लोग ये पता करेंगे दर्पण की फोकस दूरी और r क्या होती है। तो दर्पण हम लोग कोई भी दर्पण लेते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण। क्या ले लेते हैं? अवतल दर्पण। तो ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या इसकी क्या होगी और फोकस क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो दर्पण बना है यानी कि एक वृत्त का चाप है। क्या है? एक चाप है। चाप है कि नहीं है? आप देख रहे हैं ये चाप है, तो चाप होगा तो इसका एक कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा कि नहीं होगा। तो मान लेंगे त्रिज्या इसका यानी कि केंद्र है इसका C, वक्रता केंद्र इसका क्या हो गया? C, ठीक है। और यहां से ये इसका जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं P, यानी कि ध्रुव बोलते हैं। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं ध्रुव। तो C और P का जो दूरी होता है वही क्या होती है? त्रिज्या होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। बात समझ में आ रही है? C और P यानी कि दर्पण से C की दूरी यानी कि वक्रता केंद्र की दूरी जो होती है वही क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। तो यानी कि त्रिज्या ये हो गई। अब फोकस क्या होता है? फोकस जो है बिल्कुल यानी कि C और P का बिल्कुल बीच वाला बिंदु जो होता है वही क्या होता है? फोकस आपका होता है F। ऐसे कर दे रहे हैं F। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो है आपका वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? फोकस की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस की दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ये संबंध होता है, ध्यान से देखें। फोकस जो होता है ना वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है, हाफ। यानी कि वक्रता त्रिज्या r है उसका हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो ये संबंध होता है फोकस और r के बीच में। लेकिन ये संबंध तो आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे ये संबंध आपको दिख नहीं रहा। ये संबंध दिया है यहाँ पे, देखिए F = r/2 कहाँ पे दिया है? नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे इसको फोकस का 2 गुना r के बराबर होता है, यह भी हम कह सकते हैं। तो इसको हम जब इधर भेजेंगे ना तो इसका पक्षांतर करेंगे 2 का, तो कैसे हो जाएगा? 2F = हो जाएगा r, हो जाएगा कि नहीं? 2 को हम इधर ट्रांसपोजिशन करें, इसका पक्षांतर करें तो यहाँ पे भाग है तो इधर क्या होगा? गुणा। तो 2F बराबर क्या हो गया? r। तो कौन सा अब ऑप्शन सही हो रहा है आपका? ऑप्शन नंबर C। आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं r जो है क्या है? फोकस का 2 गुना है, तभी तो हम F में 2 गुना कर रहे हैं, फोकस को 2 गुना कर रहे हैं, तो वह r की बराबरी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस संबंध को कि r जो है यानी कि त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है? 2 गुनी है। तो ये आंसर जो है हमारा हो जाएगा उत्तर C उत्तर हो जाएगा 2F = r। ये संबंध जो है आपका सत्य है। याद रख लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो हम लोग आंकिक प्रश्न में भी कई जगह यूज करते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत स्टार्टिंग है, तो इसको आपको पता होगा। बहुत सारे बच्चों को ये पता रहता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। तो अगले प्रश्न के लिए आप देख सकते हैं लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। इसका मतलब क्या कर रहा है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण जो होगा आपका वो कैसे होगा? ऐसे होता है उत्तल दर्पण, ये ना उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक तल जो है ये हुआ, ऐसे परावर्तक तल ये यहाँ पे उभरा हुआ तल होता है। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। तो मान लीजिए इसकी फोकस दूरी यहाँ पे हो जाएगा C, ये हो जाएगा P और यहाँ पे हो जाएगा आपका F। तो इसकी फोकस दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, तो उत्तल पृष्ठ ये हुआ, दर्पण का उत्तल पृष्ठ ये हुआ, तो उत्तल पृष्ठ की दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या आपको बतानी है। तो वक्रता त्रिज्या आपको पता है फोकस का क्या होता है? 2 गुना होता है, यानी कि 2F = क्या होता है? r। तो यानी कि 2F का मान दिया है 12, तो यहाँ पे इंटू क्या करेंगे? 12 बराबर r। तो r का मान क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24 सेमी। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर D सही होगा। यानी कि उत्तर में हम लोग लिख देंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 24 सेमी। बात आप समझ पा रहे होंगे। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते इसका आंसर आपको पता कर लेना चाहिए कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 12 सेमी, ठीक। उस उत्तल दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस की 2 गुनी होती है। अभी आप देखें यहाँ पे बताए हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस की 2 गुनी होती है। तो फोकस 12 है, तो फोकस 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 24। तो ऑप्शन नंबर हमारा D सही हो गया 24। इन दोनों क्वेश्चन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे है, इसका भी आंसर बताएं क्या होगा।
देख पा रहे हैं आप प्रश्न को, इसका आंसर बताने का प्रयास करें। लिखा है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। यानी कि ये प्रश्न जो है आपका, अगर जिन बच्चों ने प्रतिबिंब का अध्ययन किया होगा, यानी कि आरेख, यानी कि 6 प्रतिबिंब की स्थिति है, वस्तु की स्थिति जो है 6 है और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनता है, उसको अगर बनाए होंगे तो आप इसको समझ पाएंगे और इसको आंसर भी आप कर पाएंगे इसका। तो लिखा है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि कोई वस्तु है उसका वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब हम प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा, वस्तु को किस स्थिति में रखना होगा। जैसे कि आपको पता है अवतल दर्पण जो है, यहां पर अवतल दर्पण ये है, मैं अवतल दर्पण यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा आपका C और ये हो जाएगा आपका P और यहाँ पे हो जाएगा आपका F। तो ये जो है आपका अवतल दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण हो गया। अब वस्तु की स्थिति हम कहाँ पर रखें, वस्तु को कहाँ पर हम रखें ताकि जो है उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बने, वास्तविक बने और वस्तु से बड़ा बने। यही तो बोला है ना, वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया वक्रता केंद्र पर। अगर हम वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को हम रखें तो आपको पता है वक्रता केंद्र पर वस्तु को जब रखते हैं ना तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब जो है आपका वस्तु के बराबर बनता है। थोड़ा सा हम गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे बनना चाहिए वस्तु के क्या बनना चाहिए, बनता है, बराबर बनता है। तो यहाँ पे जब वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु के ठीक बराबर बनता है प्रतिबिंब। तो ये तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। हमें प्रतिबिंब क्या बनानी है, बड़ा बनानी है। और आप ये बात समझ लें, बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु दर्पण के नजदीक हो, क्योंकि दर्पण के सामने अनंत पे जब वस्तु होता है तो वस्तु कैसा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिंदुवत बनता है, बिंदु के समान बनता है, बहुत छोटा बनता है। और वस्तु जैसे जैसे दर्पण के नजदीक ले जाएंगे तो वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे वक्रता केंद्र पर बिल्कुल बराबर बन रहा है, समान बन रहा है। तो वक्रता केंद्र के और आगे ले जाएंगे तो वस्तु क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो हम लिखा है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु F के बीच। तो वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब निश्चित रूप से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और भी बड़ा बन सकता है, और नजदीक करेंगे, फोकस पे ले जाएंगे तो और बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है दर्पण के ध्रुव पर, तो दर्पण के ध्रुव पर तो वस्तु हम रखते ही नहीं है, ये तो गलत हो गया, वैसे ही गलत है। फिर लिखा है दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु F के बीच, दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच, यानी कि यहां पर रख लें तभी बड़ा बनेगा लेकिन वास्तविक नहीं बनेगा। बड़ा तो बनेगा लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक न बनकर क्या बन जाएगा, आभासी बन जाएगा। तो आपको पता होगा, तो ये ऑप्शन अगर आभासी नहीं होता, हमें वास्तविक भी बनाना है, केवल बड़ा नहीं बनाना है, वास्तविक बनना चाहिए, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पे आभासी हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उत्तर बी। नहीं तो कई बच्चे ये जानते हैं कि वस्तु बहुत नजदीक है दर्पण के तो ये प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा। निश्चित रूप से जब फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, लेकिन आभासी बनता है ना, वास्तविक तो बनता नहीं है, हमें वास्तविक भी बनाना है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु के बीच, फोकस बिंदु जो है आपका फोकस बिंदु F के बीच, इस बात को आप याद रखेंगे। वक्रता केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और बिल्कुल बराबर बनता है, अनंत पे बिल्कुल वास्तविक बनेगा लेकिन बिंदुवत बनता है। यहां पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब वास्तविक होता है लेकिन वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो 6 स्थिति आपको पता होनी चाहिए, 6 स्थिति आप देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है, अभी पिछले वाले समय में हम लोग इस प्रश्न को किए थे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रहा है 20 सेमी, उसकी वक्रता त्रिज्या, तो आपको पता है त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा, 40। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 40 है तो इसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे, उत्तर सी सही होगा आपका, 40 सेमी। क्यों, बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि यानी कि 2f इजिकल टू क्या होता है, r। अभी हम लोग देखे थे, यानी कि f जो है फोकस है, r क्या है, त्रिज्या है। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है ना फोकस की क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो फोकस दिया है 20, तो 20 का 2 गुना कर देंगे 40, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 40।
इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ऊपर वाला प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे जो है 6 स्थिति में से कोई एक स्थिति आपसे निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो 6 स्थिति को हम जरूर पढ़ाएंगे, प्रतिबिंब बनाकर आपको बताएंगे। तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखने में तो लग रहा होगा कि बिल्कुल आसान है, एक ही टाइप का प्रश्न सर करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन प्रश्नों में आप जरूर जो है मिस्टेक कर देंगे। तो लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो अगर आपका वक्रता त्रिज्या दिया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि 20 सेमी है, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान दे दिया। किसका मान दे दिया, आर का मान 20 सेमी। तो जब आर का मान 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी होगी, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है, 2f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू होता है f/2। ये भी तो एक संबंध होता है। तो यहाँ पर f का मान निकालने के लिए आपको 2 को क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये तो हम गलती लिख दिए, यहाँ पे f होना चाहिए। ये होता है आपका f इक्वल टू r/2, ये होता है संबंध। तो r का मान जो है आपका 20 है और बटे 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर देंगे 10 सेमी। तो आपका ऑप्शन जो है 10 सेमी यानी कि कहाँ पर है, डी। तो जैसे आप डी ऑप्शन लगाएंगे वैसे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी में जब इधर की दूरी हम लेते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अवतल दर्पण है, ऐसे ये अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे C हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये P हो जाएगा। तो इधर की दूरी हम ले रहे हैं ना, इधर की दूरी जब हम लेते हैं तो ये दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और इधर की दूरी जब हम लेते हैं तो क्या होती है, वो धनात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी यानी कि कार्तीय तल में जो समकोणी कक्ष है उसके अनुसार, ठीक है, सेम टू सेम। यानी कि मूल बिंदु समझ लीजिए P जो है ध्रुव है ना, वही मूल बिंदु है। तो इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो F यानी कि फोकस की दूरी क्या होगी, माइनस में आएगी, -10 होगा। कितना होगा, माइनस। तो -10 सेमी पे आप ट्रिक लगाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कब हमें माइनस कब प्लस लेना है। अगर माइनस में ऑप्शन दे रहा है माइनस में, तो माइनस में ट्रिक लगेगा। अवतल के लिए माइनस रहेगा, लेकिन उत्तल के लिए क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अगर यही उत्तल दर्पण होता तो वहां पे हम लोग दूरी क्या लेंगे, धनात्मक होती है। क्योंकि उत्तल दर्पण में ये स्थिति ऐसे रहती है, उत्तल दर्पण आपका ऐसे होता है, तो यहाँ पे ये इधर की दूरी ली जाती है, इधर त्रिज्या प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग धनात्मक लेंगे, लेकिन अवतल दर्पण में क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो इसलिए अगर 10 कोई लगा देगा तो उसका आंसर गलत माना जाएगा। करेक्ट आंसर और सही आंसर जो है आपका क्या रहेगा, -10 रहेगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे। उत्तर कितना हो जाएगा इसका, बी उत्तर होगा -10 सेमी। बात आप समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न में लिखा है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ये निश्चित रूप से बच्चे छोड़कर आए थे पिछले वर्ष, इसको गलत ही करके आए थे। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, तो कोई किस वस्तु का, यानी कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, तो किससे बन सकता है, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा। लिखा है ए और सी, यानी कि ए और सी, उत्तल लेंस द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका सी होगा, अवतल दर्पण द्वारा। अभी मैं आपको बता रहा हूं क्यों। इसका तो आंसर हम लोग लिख लेंगे, सी हो जाएगा आपका अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, क्यों अवतल दर्पण द्वारा, क्योंकि अवतल दर्पण में ही आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब यानी कि बड़ा प्रतिबिंब हो और काल्पनिक भी हो। तो अवतल दर्पण में आपका जब हम वस्तु फोकस और पी के बीच लेते हैं, फोकस यानी कि ध्रुव के बीच, तो उसका प्रतिबिंब जो है ना इस साइड बनता है, बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया होगा आपको, जानते होंगे आप, प्रतिबिंब बनाए होंगे तो बनाकर हम दिखला भी देंगे। तो इसका प्रतिबिंब जब वस्तु फोकस यानी कि और ध्रुव के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है। तो वास्तविक तो होता नहीं है, तो लिखा काल्पनिक, यानी कि क्या होता है, काल्पनिक। आभासी होता है तो काल्पनिक हो ही जाएगा, तो काल्पनिक बनता है। आवर्धित काल्पनिक यानी कि बड़ा भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। तो इस नियम को हम लोग समझेंगे। ये अवतल दर्पण में होता है, उत्तल में ऐसा नहीं होता है। तो उत्तल दर्पण में तो वास्तविक हो जाता है, तो यहाँ पे काल्पनिक बनना है तो अवतल दर्पण द्वारा होता है, लेंस द्वारा नहीं होता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे अवतल दर्पण द्वारा जो है आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि भाषा से यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं और इसको गलत कर देते हैं। तो किसी वस्तु का वैसे ही ट्रिक कर देंगे जो उनको अच्छा लगेगा,
तो गलती से अगर इस पर ट्रिक कर दिए तब तो ठीक है, नहीं ट्रिक किए तो गलती की संभावना कितनी है, 3 बार गलती की संभावना है ना, 1/3 गलती की संभावना है आपके पास। तो याद रखेंगे अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है और किसी के द्वारा नहीं बन सकता। तो बस ये वीडियो जो है आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसमें इतना ही क्वेश्चन, अभी भी इसके बहुत महत्वपूर्ण अच्छे क्वेश्चन हैं और बाकी का जो वीडियो आएगा उसमें अगले भाग में हम लोग इस पार्ट से जो है बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, उसको हम लोग देखेंगे।